साहसी नन्हा राजकुमार और उसका दोस्त। ये बात फिरोजनगर राज्य की है। फिरोजनगर के राजा और रानी अपने 12 साल के बेटे अंगद कुमार को राजमहल में छोड़कर घुड़सवारी करने गए। अचानक घोड़े का पैर फिसला और वह घोड़े से गिर गए। राज्य का सारा कार्यभार नन्हे राजकुमार अंगद पर आ गया। इन सब से दुखी मंत्री सोचने लगा, अब राजा और रानी तो इस दुनिया में नहीं रहे। अब सारा कार्यभार राजकुमार अंगद पर आ गया। राजकुमार अंगद की ताजपोशी तो एक बहाना है। इस राज्य का पूरा कार्य तो अब मुझे ही संभालना है। राज्य के नागरिकों से कर वसूल करके खूब पैसा कमा लूंगा। और फिर उसने मंत्रिमंडल के सदस्यों से बात की और राजकुमार अंगद की ताजपोशी कर दी। सभी प्रजाजनों के सामने उनकी ताजपोशी की गई। सारी प्रजा बहुत खुश हुई। राजा अंगद की जय हो, राजा अंगद की जय हो। सुनो सेनापति जी, मंत्रिमंडल के सदस्य को बुलाया जाए। जी मंत्री जी, आपने हमें बुलवाया? हाँ, राजा अंगद अभी बहुत छोटे हैं। वह कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले सकते। इसलिए अब जो निर्णय मैं लूंगा वही महत्वपूर्ण रहेगा और मेरे इस निर्णय को आप लोगों को भी मानना होगा, वरना आप सभी को मैं मृत्यु दंड भी दे सकता हूँ। मंत्रिमंडल के सदस्य मंत्री जी की हाँ में हाँ मिलाकर चलते जाते और मंत्री राजा अंगद के दाईमा को बुलाते हैं। दाईमा आती है। जी मंत्री जी, आपकी क्या आज्ञा है? दाईमा, राजा अंगद का आपको विशेष ध्यान रखना है और ध्यान रहे कि उनको किसी प्रकार की कोई कमी महसूस ना हो और वो राज दरबार भी कम से कम आए। दाईमा राजा अंगद का पूरा ध्यान रखती और साथ ही अपने 15 साल के बेटे विजय को भी ले आती ताकि राजा अंगद उनके साथ खेल सके। दाईमा का बेटा विजय बहुत तेज था और वह राजा अंगद की हर छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखता था। अरे, तुम इतनी अच्छी तलवारबाजी कैसे कर लेते हो? क्या तुमने कहीं सीखा है? नहीं राजा, मैंने यह नहीं सीखा है। मैंने बस महल के सैनिकों को देख करके ये सब सीखा है। क्या तुम मुझे भी यह सिखाओगे? हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें ये सब चीजें जरूर सिखा दूंगा। फिर धीरे धीरे विजय राजा अंगद को सब कुछ सिखाता और उनकी दोस्ती धीरे धीरे और भी गहरी होती चली गई। इधर मंत्री अपने आप को राजा समझकर राजा अंगद की आड़ में प्रजा को ऐलान करवाता है। सुनो सुनो सुनो, सभी प्रजाजनों सुनो। राजा अंगद की आज्ञा है कि आप सभी को इस वर्ष का कर जल्दी ही देना होगा। पर राजा अंगद ये आज्ञा कैसे दे सकते हैं? 2 साल से हमारे राज्य में सूखा पड़ा है, जिससे हमारा व्यापार भी बंद पड़ा हुआ है। हम कर कहाँ से देंगे? जैसे हमारे राजा अंगद की आज्ञा हमने आप सभी प्रजाजनों को सुना दिया और राजा की आज्ञा है कि जो इस आदेश को नहीं मानेगा उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। प्रजा एक दूसरे से बात करती है। महाराज कितने अच्छे थे और कितने दयालु थे। उनके मृत्यु के बाद जब से राजा अंगद ने राजपाट संभाला है, हमारी तकलीफ और भी बढ़ गई है। हाँ, पर ऐसा कैसे चलेगा? हमें इस कार्य के बारे में जाकर राजा अंगद से बात करनी ही होगी। इधर महल में राजा अंगद और विजय खेलते रहते हैं। तभी अचानक विजय खेलते खेलते राज दरबार में पहुंच जाता है और देखता है कि वहाँ मंत्री जी किसी आदमी को कोड़ों से मार रहे हैं और वह मंत्री जी की बातें सुनता है। तू राजा अंगद से मिलने आया था और उन्हें सारी बातें बताकर मेरा भांडा फोड़ने आया था। तुझे पता नहीं कि राजा अंगद तो सिर्फ नाम का राजा है। इस राज्य का असली राजा तो मैं बनने वाला हूँ, मैं। और मंत्री आदेश देता है, ले जाओ इसको और कारागार में डाल दो। सारी बातें विजय सुनता है और जाकर अपनी माँ से कहता है, माँ, आपने देखा यहाँ क्या हो रहा है? राजा अंगद की आड़ में मंत्री जी प्रजा पर अन्याय कर रहे हैं। हाँ बेटा, मुझे सब पता है, पर हम कर भी क्या सकते हैं? अगर राजा अंगद को हम सारी बातें बताएंगे और मंत्री को पता चला तो मंत्री हम दोनों को मृत्यु दंड दे देगा। नहीं माँ, मैं ऐसा प्रजा के साथ नहीं होने दूंगा। मैं राजा अंगद को सब बताऊंगा। मैं उनका सच्चा मित्र हूँ। और फिर विजय और राजा अंगद महल के अंदर ही खेलते रहते हैं और विजय राजा अंगद को गिरा देता है।
जिस पर राजा अंगद कहता है, विजय मेरे प्यारे दोस्त, तुमने ये क्या किया? तुमने मुझे धकेला क्यों? मुझे चोट लग गई। मैंने कुछ नहीं किया, तुम बड़े हो और तुमने मुझे धकेल दिया। देखो मुझे चोट लग गई, यह तो अन्याय है ना? विजय तुम ये क्या बोल रहे हो? यहाँ क्या अन्याय हो रहा है प्रजा के साथ? फिर विजय राजा अंगद को प्रजा के साथ हो रही तकलीफों के बारे में सारी बातें बताता है। फिर विजय कहता है, राजा अंगद, हम रात को अपना वेश बदलकर प्रजा में जाकर घूमकर देखेंगे कि प्रजा को और किस प्रकार की तकलीफ है। हाँ विजय, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आज ही रात हम प्रजा के बीच में जाएंगे। राजा अंगद और विजय अब प्रजा के बीच में जाते हैं। तब प्रजा बात कर रही होती है, हम अपने राजा अंगद से जाकर मिले भी तो कैसे? उनका सारा मंत्रिमंडल धोखेबाज है, और तो और उनके सैनिक भी मंत्री से मिलने के लिए पैसे मांगते हैं। हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? राजा अंगद और विजय दोनों प्रजा से जाकर बात करते हैं। मैं ही राजा अंगद हूँ, बोलिए तुम सबकी क्या समस्या है? मैं वेश बदलकर यहाँ आप सबकी समस्या जानने के लिए आया हूँ। और प्रजा राजा अंगद को अपनी अपनी समस्या बताती है और उसे सुनकर राजा अंगद को बहुत आश्चर्य होता है और वह सभी प्रजा को विश्वास दिलाता है कि अब ऐसा दोबारा नहीं होगा और वह खुद राजपाट को संभालेगा। दूसरे दिन राजा अंगद राज दरबार में पेश होते हैं। मंत्री जी, सामने सारे सैनिकों को बुलाया जाए। जी महाराज। राजा जी, आपकी क्या आज्ञा है? राजा अंगद दूसरे सैनिकों को आज्ञा देते हैं। सैनिकों, इन दुष्ट सैनिकों को इतने कोड़े मारे जाएं जब तक उनके शरीर से चमड़ी उधड़ ना जाए। नहीं 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 राजा जी, हमें मत मारिए, हमने कुछ नहीं किया। और उन्हें मुझसे मिलने से रोका, और तुमने उनसे पैसे लिए, तुमने मेरे प्रजाजनों से रिश्वत ली। नहीं राजा जी, ये सब करने के लिए हमें मंत्री जी ने बोला था, वरना वो हमें मृत्यु दंड दे देते। नहीं नहीं राजा अंगद, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सब झूठ बोल रहे हैं। सैनिकों, इस दुष्ट मंत्री को गिरफ्तार कर लिया जाए और इसे इतने कोड़े मारे जाएं जब तक एक एक दर्द महसूस न हो। और राजा अंगद प्रजा में ऐलान करवाता है कि आप सभी को माफ कर दिया जाता है जब तक अच्छी बारिश न हो। विजय कहता है, राजा अंगद, हमें अपने मंत्रिमंडल में ईमानदार मंत्रियों को रखना होगा और साथ ही हमें पड़ोसी देश में जाकर मित्रता बनानी होगी ताकि वह कभी हमारे राज्य पर हमला न कर सकें। राजा अंगद और विजय अपने ईमानदार मंत्रियों के साथ दूसरे राज्य में जाते हैं और दूसरे राज्य के राजाओं से मित्रता बढ़ाते हैं और बहुत अच्छे से अपने राज्य को चलाते हैं और फिर सभी प्रजा बहुत खुशी से रहने लगती है।